2 देखेंगे, डायरेक्ट बेयरक्ट से देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 है सिटीजनशिप। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 देखा, उससे पहले प्रीएम्बल भी हम लोगों ने देखा। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप में आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आई रिपीट वंस अगेन, पार्ट 2 इज सिटीजनशिप एंड आर्टिकल्स 5 to 11। आर्टिकल 5 क्या है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताता है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ, जब से लागू में आया, तो सिटीजनशिप कौन कहलाया कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो मेंशन है आर्टिकल 5 में। फर्स्ट, हु शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। किसे सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा? ठीक है, तो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ, जब लागू में आया, उस वक्त 2 पॉइंट दिया हुआ है। ये दोनों का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। देखिए, एंड का यूज़ हुआ है तो 2 पॉइंट अभी हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कौन होगा सिटीजन ऑफ इंडिया? एवरी पर्सन, जितने भी पर्सन, जो पर्सन, कोई भी पर्सन जिनका डोमिसाइल इंडिया में होगा। एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड है, मतलब ये तो कंडीशन फुलफिल करेगा ही, और एक और कंडीशन जिसका फुलफिल करना ज़रूरी है, सो दैट वो सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, एंड क्या है? टू का पहला, हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। केवल डोमिसाइल होना ही ज़रूरी नहीं है, इंडिया में बॉर्न होना भी ज़रूरी है। या ठीक है, अगर बॉर्न नहीं हुआ है ना तो कोई बात नहीं, दूसरा कंडीशन है, मतलब डोमिसाइल होना ज़रूरी है। डोमिसाइल के साथ साथ ये 3 कंडीशंस भी हैं जिनका इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन का फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल हो गया, ये डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है, सब में रहना ही रहना चाहिए। पहला, जो कि टेरिटरी में बॉर्न होना चाहिए, इंडिया में जन्म लिया होना चाहिए। ठीक है, जन्म लिया है तो अच्छी बात है, नहीं जन्म लिया कोई बात नहीं। आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो जो आदमी है, जो पर्सन है, वो बॉर्न किया है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो बॉर्न नहीं किया है तो उसके पेरेंट्स, कोई भी 2 पेरेंट्स होते हैं, दोनों में से कोई भी एक पेरेंट अगर इंडिया में उनका बॉर्न होना चाहिए, इंडिया में जन्म लेना चाहिए। ठीक है, ये भी अगर फुलफिल नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। थर्ड कंडीशन क्या है? हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो पर्सन है वो इंडिया में है, कितने सालों के लिए? फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में आया, तो 1950 से 5 साल पहले, जस्ट 5 साल पहले, कम से कम 5 साल पहले, 5 साल पहले कम से कम वो इंडिया में रहना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। आई रिपीट वंस अगेन, किसे कहा जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया? कोई भी पर्सन जिसका डोमिसाइल होना चाहिए, इंडिया में डोमिसाइल होना चाहिए, और क्या कंडीशन है? और इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। या तो वो इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, या उसके पेरेंट्स में से कोई एक बॉर्न होने चाहिए कम से कम इंडिया में, या वो इंडिया में रहा है पिछले 5 साल से, कम से कम पिछले 5 साल से वो इंडिया में रहा है। ये कब की बात हो रही? कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू में आया है, अभी के डेट की बात नहीं हो रही है, उस वक्त की बात हो रही है। शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो कुछ लोग इंडिया में थे, कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए। मतलब पाकिस्तान का जो टेरिटरी है, टेरिटरी की बात हम लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान के टेरिटरी में चले गए, या कुछ लोग पाकिस्तान का जो टेरिटरी है वहाँ से इंडिया में आ गए, तो उन लोगों के सिटीजनशिप के बारे में क्या होगा? तो आर्टिकल 6 मेंशन करता है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का टेरिटरी है, जो पाकिस्तान का टेरिटरी है, वहाँ से जो लोग आए हुए हैं उनके बारे में मेंशन करता है आर्टिकल 6 कि उनका सिटीजनशिप क्या होगा। पाकिस्तान से इंडिया में आ गए। When shall a person deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution if he has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan? उनके सिटीजनशिप के बारे में क्या होगा? देखिए, जहाँ भी ही का यूज़ हुआ है, ही का यूज़ हुआ है, मतलब इम्प्लीकेशन है कि यहाँ शी भी है, लेकिन जनरली ही एंड शी दोनों यूज़ नहीं होता है, ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे समझ लेने की बात है कि ही है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। ओके, अब आगे, अ पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो पर्सन माइग्रेट हो गए हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में, फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के में जो टेरिटरी आ रहे हैं, शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इफ। कंडीशन क्या क्या है? पाकिस्तान से आ गए हैं, इंडिया में माइग्रेट कर गए हैं, कुछ कंडीशन है फुलफिल करना है। 2 कंडीशन है, देखिए, एंड यहाँ पे यूज़ हुआ है, ए एंड बी।
दो कंडीशन फुलफिल करना है, अगर फुलफिल कर देते हैं तो कहा जाए कि हाँ वो इंडिया में माइग्रेट करके आए हैं पाकिस्तान से, लेकिन वो इंडियन सिटीजनशिप ही होंगे, ठीक है, इंडियन ही कहलाएंगे। ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, वो या उसका कोई भी पेरेंट्स, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, तीनों की बात हो रही है, उसका या उसके पेरेंट्स माँ बाप या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। एंड ये एक पहला कंडीशन फुलफिल करना है। उसके बाद ये दो कंडीशन है, उनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना होना चाहिए। इफ़ सच पर्सन माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948, अगर उसने 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है इंडिया में, ठीक है, migrated before 19th July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। 19 जुलाई 1948 से पहले वो माइग्रेट कर गया है और रह रहा है इंडिया में उसी वक्त से, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ये फुलफिल कर रहा कंडीशन, ठीक है, नहीं फुलफिल कर रहा तो एक और कंडीशन है, इफ़ सच पर्सन माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948, ये भी तो हो सकता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद किसी ने माइग्रेट किया गया, तब क्या होगा, ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसको रजिस्टर कराना होगा अपने को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ, आप हमें कमेंट करके बताइए कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब से हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने से पहले पहले उसको रजिस्टर कराना होगा एक ऑफिसर के द्वारा, और ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद से अगर वो माइग्रेट किया, एक प्रोवाइजो भी, एक कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या फुलफिल करना है, दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। उसने एप्लीकेशन दिया, लेकिन एप्लीकेशन देने से 6 महीने पहले पहले कम से कम उसको 6 महीने तक इंडिया में रहना पड़ेगा, कम से कम 6 महीना हो गया उसके बाद वो एप्लीकेशन दे सकता है। ये 1950 की बात हो रही है, मतलब आज के डेट में नहीं है, उस समय की बात हो रही है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ तो उस समय सिटीजनशिप कौन कहलाएगा कि हाँ वो इंडियन सिटीजन है या इंडियन सिटीजन नहीं है, वो बातें इसमें अभी इस सेक्शन में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में आए हैं, इंडिया में आए हैं, इंडिया से पाकिस्तान भी तो कुछ लोग आए होंगे, तो उनके सिटीजनशिप का क्या होगा, वो मेंशन करता है आर्टिकल 7 में, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अ पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, ठीक है, अ पर्सन हु माइग्रेटेड, इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट कर गया, कब, आफ्टर 1 मार्च 1947। हमारा देश कब आज़ाद हुआ, बताइए, कमेंट करके बताइए। यहाँ पे बात हो रहा है कि इंडिया से पाकिस्तान में किसी ने माइग्रेट कर गया, कब, इंडिया टू पाकिस्तान फ्रॉम आफ्टर 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद, शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा। 1 मार्च 1947 के बाद जो जिसने भी माइग्रेट कर गया तो उसे कहा जाएगा कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई रह रहा है तो उनके बारे में क्या होगा, कोई पर्सन है इंडिया के ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है, लेकिन इंडिया के बाहर रह रहे हैं, तो क्या वो सिटीजनशिप कहलाएंगे, इंडियन सिटीजन कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, उसके बारे में क्या कहता है। अ पर्सन ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर रह रहा है, शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर उसने रजिस्टर करा लिया है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो कहलाएगा कि हाँ बाहर भी रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही है। लेकिन हाँ ये अलग बात है कि कुछ अदर भी कंडीशन फुलफिल करना होगा, जो कि हम लोग आइए फर्दर हम लोग आगे देखते हैं। एक है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 है पर्सन्स वॉलेंट्रली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। देखिए आर्टिकल 8 कहता है कि अगर कोई इंडियन है, इंडिया का सिटीजनशिप उसे मिला हुआ है, बाहर रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो कहलाएगा कि वो इंडियन सिटीजन ही है। लेकिन अगर वो उस कंट्री का ले लेता है सिटीजनशिप तो हमारा सिटीजनशिप उसका कैंसिल हो जाता है, यानी इंडिया का सिटीजनशिप वो अब नहीं कहलाएगा कि वो इंडिया का सिटीजन है, ठीक है। पर्सन्स वॉलेंट्रली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, नॉट टू बी सिटीजन्स मतलब नॉट टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया की बात हो रही है ना, किसी दूसरे का ले लिया, जैसे मान लीजिए अगला इंग्लैंड में रह रहा है या फ्रांस में रह रहा है तो वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया, या अमेरिका में रह रहा है वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया, तो वो कहलाया कि उसका
वो अब इंडियन सिटीजन नहीं है। नेक्स्ट, आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 मेंशन करता है कि जो सिटीजनशिप मिल गया, इंडियन को सिटीजनशिप मिल गया, तो वो सिटीजनशिप कब तक रहेगा, उसका कंटिन्यूटी के बारे में बताता है। अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन। जो सिटीजन है इंडिया का, वो सिटीजन ही रहेगा इंडिया का। ये अलग बात है कि अगर किसी और कंट्री का ले लेता है सिटीजनशिप तो नहीं कहलाएगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो जनरल सिचुएशन यही है, जनरल बात प्रोविज़न यही है कि अगर इंडिया का सिटीज़न है तो वो इंडिया का सिटीज़न ही कहलाएगा। आर्टिकल 11 लास्ट है हमारा सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में कोई भी लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट और लॉ के द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ पावर, किसके पास पावर है? पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जितने भी मैटर्स हैं, जितना भी जो भी रेगुलेशन करना है, किसके पास पावर दिया गया है? पार्लियामेंट में पावर वेस्टेड है। वो पार्लियामेंट सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में कोई भी लॉ बना सकता है। ओके, आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।